Very good evening to all the audience. I am Dr. Virender Singh Attri, and I work as a urologist and andrologist at Sacred Heart Hospital, Jalandhar. तो सितंबर मंथ जैसे कि प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर से किया जाता है। तो आज हम प्रोस्टेट के रिलेटेड कुछ एक बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बीमारी कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे डायग्नोसिस तक पहुंचा जाता है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रोस्टेट है क्या। प्रोस्टेट जिसको कि हम अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में पंजाबी में गदूद भी कहते हैं, ये एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो कि ब्लैडर के निचले हिस्से में मौजूद होता है। इसका आकार एक लेमन के साइज का होता है, जहाँ आप एक अखरोट के साइज का भी कह सकते हैं, और ये 15 से 20 ग्राम के तकरीबन साइज होता है। और जो पेशाब का रास्ता होता है वो इसके अंदर से गुजर के जाता है। तो जैसे जैसे गदूद का साइज बढ़ता है, जो कि उम्र के हिसाब से बढ़ता है, तो यूजुअली लोगों को पेशाब की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और इसका अगर हम ह्यूमन बॉडी में फंक्शन देख लें तो इसका फंक्शन सीमेन में प्रेजेंट शुक्राणुओं को उनकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा इसका रिप्रोडक्शन में भी हेल्प होता है। और अगर हम इसकी बीमारियों के बारे में बात कर लें, जैसे कि मैंने बताया कि इसका आकार 15 से 20 ग्राम होता है, जो कि 40 साल की एज तक फिक्स ऑलमोस्ट बढ़ता नहीं है और इतना ही साइज रहता है। और जैसे जैसे 40 से उम्र ज़्यादा बढ़ता है तो जो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है वो इसका साइज बढ़ाना शुरू कर देता है, और जो पेशाब की दिक्कत आती है वो इसके साइज के बढ़ने से सब्सिक्वेंटली जो पेशाब का रास्ता है उसके बीच में गदूद के बढ़ने से पेशाब की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी बीमारियों की बात करें कि कौन कौन सी बीमारी प्रोस्टेट में हो सकती है, तो इसको हम मोटे तौर पे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रोस्टेटाइटिस, जो कि यंग एज में ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरा बीपीएच, जिसको हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कह सकते हैं, प्रोस्टेटोमेगाली कह सकते हैं, जो कि बिनाइन डिसऑर्डर है। और तीसरा है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये 3 बीमारी है जो कि मोस्ट कॉमन पाई जाती है। सबसे पहले प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात कर लें। प्रोस्टेटाइटिस एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है प्रोस्टेट की ग्लैंड का, जिससे जो कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है कि अगर किसी को पेशाब की इन्फेक्शन हो गई है तो सब्सिक्वेंटली उनको प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हो गई है। प्रोस्टेट के अंदर कई बार इन्फेक्शन की वजह से पस भी पड़ सकता है, जिसको प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं, या सिंपल अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस भी हो सकता है, जो कि फीवर, चिल्स वगैरह के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो ये यंग एज में ज़्यादा पाया जाता है। एसटीडी भी इसका एक कारण है प्रोस्टेटाइटिस होने का। और ज़्यादा और कुछ एक केसेस में क्रोनिक कैथेटराइजेशन, जैसे कि लंबे समय तक पेशाब के रास्ते में पाइप डाले रहना, भी प्रोस्टेटाइटिस का कारण हो सकती है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या एक लक्षण होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली आप कह सकते हैं कि पेशाब में जलन होना और पेशाब का दर्द के साथ आना सबसे कॉमन सिम्टम है प्रोस्टेटाइटिस का। इसके अलावा फीवर का आना, फीवर चिल्स के साथ आ सकता है पेशेंट को। पेशाब में पस डिस्चार्ज भी आ सकता है, पेशाब की धार भी कमजोर हो सकती है, और कई बार पेशेंट्स में पेशाब रुक भी जाता है। तो ये सब अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम है। अगर इसको डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर यूजुअली इसका डायग्नोसिस एज पर हिस्ट्री, जैसे कि पेशेंट को जलन से पेशाब आ रहा है और पस डिस्चार्ज हो रहा है, फीवर आ रहा है, ये सब सिम्टम्स के साथ, प्लस वो कुछ एक टेस्ट करता है, जैसे कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, कि वो पखाने के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते डीआरई करता है, फिंगर के साथ प्रोस्टेट की जांच करता है, देखता है कि उसमें स्वेलिंग हो रखी है या उसमें पस
पड़ा हुआ है जो कि प्रोस्टेट को टेंडर कर देता है। उसमें टच करने से प्रोस्टेट को पेशेंट को पेन होता है। और इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन में पसल का मिलना, अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट थोड़ा एनलार्ज हो जाता है और उसमें कई बार पस का फोकस भी मिल जाता है अगर प्रोस्टेट एक्सेस है। तो ये सब सिम्टम्स आप डायग्नोज कर सकते हैं बहुत इजीली कि किसी पेशेंट को अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हुआ है या नहीं है। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है जो कि क्रोनिक यूरिन एक्सटर्सेशन से भी हो सकता है कि जो यूरिन है वो बहुत इरिटेंट होता है और वो प्रोस्टेट की डक्ट्स के अंदर जाके उसमें इन्फ्लामेशन कर सकता है, जिसको कि हम नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इसके भी सिम्टम्स, इसके भी लक्षण जैसे कि बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस वाले हैं सिमिलर हो सकते हैं और होते हैं, पर इसमें डिफरेंस होता है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं मिलती, कि यूरिन बिल्कुल स्टेराइल होता है जिसमें कोई पस सेल नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, बट डिस्पाइट दैट कि उस पेशेंट में लक्षण पाए जाते हैं। और अगर इसका हम प्रोस्टेटाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें, ये तो डायग्नोसिस का हो गया बात। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है तो उसमें प्राइमरली हम एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट्स को इनिशियली हम इंजेक्शन पे डाल सकते हैं और एज पर यूरिन कल्चर हम ये एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं कि कौन सा देना है। इसके अलावा हम पेशेंट को अगर फीवर चिल्स है तो उसको इनिशियली हम एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स जैसे कि पैरासीटामोल ये सब चीज़ें देते हैं। पेशेंट को अगर प्रोस्टेट में एब्सेस हो गया है, पस पड़ गया है, तो कई बार इसको निकालना भी पड़ता है जो कि ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, लैट्रिन के रास्ते ही अल्ट्रासाउंड करके हम उसको एस्पिरेट कर लेते हैं जो कि पस को निकालती है और उसके बाद एंटीबायोटिक बाकी इन्फेक्शन को कवर कर देती है। इसके अलावा कुछ एक दवाई हम और सप्लीमेंट करते हैं पेशेंट्स को। पेशेंट को अगर अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस ही सिर्फ है, पस नहीं है, तो प्रोस्टेटिक मसाज भी किया जाता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोस्टेटाइटिस को उसकी इन्फेक्शन को क्योर करने में। सिट्स बात भी पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि जिसको हम टकोर कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिसमें कि एक पेशेंट को एक टब में थोड़ा गुनगुना पानी या थोड़ा सा कोसा पानी में हम बैठने के लिए बोलते हैं। उससे भी जो स्वेलिंग है प्रोस्टेट की वो डिक्रीज करती है और उसको पेन रिलीफ भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में करते हैं और यूजुअली इसका कोर्स लंबा चलता है क्योंकि प्रोस्टेट की इन्फेक्शन इतनी जल्दी नहीं जाती और पेशेंट को 4 से हफ्ते तक इसका कोर्स देना पड़ता है जो कि हम ओरल मेडिकेशन से ही चलाते हैं आगे। तो यूजुअली पेशेंट इससे रिकवर कर जाता है। कुछ केसेस में पेशेंट अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस या नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में भी चेंज हो सकता है कि उसमें कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पाया और वो पेशेंट परसिस्टेंट सिम्टम्स लेके हमारे पास आता है। उनके बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में कोई कारण नहीं मिलता पेशेंट्स के कि कोई इन्फेक्शन का कारण नहीं मिलता, बट स्टिल पेशेंट सिम्टोमेटिक रहता है, जिसको कि पेशेंट को सुप्राप्यूबिक एरिया में जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। कई बार वो टेस्टिस में भी पेन बताता है या पेनिस में, लिंग में भी वो दर्द बताता है और उसकी धार भी फ्लक्चुएट करती है कि कभी धार अच्छा आ जाता है, कभी धार कमजोर रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर इन्फेक्शन के बिना है तो वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस कहलाता है, जिसको हम प्रोस्टेटाइनिया भी कहते हैं। तो इसका मैनेजमेंट काफ़ी अलग होता है। उसमें हम पेशेंट को क्रोनिक लाइफस्टाइल चेंजेस का एडवाइस करते हैं कि वो कैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करे, अपने पेल्विक फ्लोर को कैसे कसरत करे, कैसे पेशाब का रास्ता ढीला छोड़ के पेशाब करना चाहिए उसको। कोई भी टी, कॉफ़ी और ऐसे स्पाइसी फूड उसमें हम अवॉइड करते हैं। हम ज़्यादा करके ऐसे पेशेंट्स को जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या मिर्च वाली जो ज़्यादा पदार्थ है या नॉन वेज आइटम्स है वो हम अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट जो कि बाकी मेडिकेशन से रिलीव नहीं होते, वो यूजुअली लाइफस्टाइल चेंजेस से
काफ़ी फायदा पाते हैं। ये बात तो हो गई कि हम प्रोस्टेटाइटिस की। दूसरा मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट की बीमारी पे आते हैं जिसको हम कहते हैं बीपीएच, जिसको कि गदूदों का बढ़ना भी कहते हैं, गदूदों का साइज का बढ़ना। तो बीपीएच मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली गदूद की बीमारी है। जैसे कि मैंने बताया कि 40 साल की उम्र के बाद हर एक मर्द में गदूद का साइज, प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। और इसका बढ़ने का कारण क्या है कि ये मेल हार्मोन इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसका साइज बढ़ता जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर एक मरीज में, हर एक मर्द में दूध के बढ़ने से सिम्टम भी आए। ऐसे बहुत कम पेशेंट होते हैं कि जो जो कि प्योरली बहुत सारे सिम्टम्स के साथ आए। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स बिना सिम्टम्स के ही रहते हैं। बट दूध जो प्रोस्टेट है वो हर एक मर्द में उम्र के साथ बढ़ता ही बढ़ता है। तो साइज का मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का उसके सिम्टम से ज़्यादा रिलेशन कोरिलेशन नहीं है। इवन जो स्मॉल साइज प्रोस्टेट है वो भी काफ़ी दिक्कत कर सकता है। और एक काफ़ी बड़ा हुआ 60-70 ग्राम का प्रोस्टेट भी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। तो अगर हम बीपीएच की बात करें तो सबसे कॉमन लक्षण क्या होते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण? तो जो पेशेंट में ये प्रोस्टेट दिक्कत कर रहा है तो उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को इरिटेटिव या वॉइडिंग सिम्टम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इरिटेटिव सिम्टम्स माने कि पेशेंट दिन में बार-बार पेशाब करने जाता है, उसको कॉन्स्टेंटली अर्ज रहती है पेशाब करने की। वो दिन में 7-8 बार से ज़्यादा पेशाब करता है और हर टाइम पे कम पेशाब पास होता है। और पेशेंट्स को कई बार कंट्रोल नहीं होता और उसको भाग के वॉशरूम में जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। और कभी-कभी पेशाब की कुछ एक बूँदें उसके अंडरगारमेंट्स में भी निकल जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट रात में बार-बार उठता है जो कि मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ बीपीएच होता है। और मोस्ट अर्लीस्ट सिम्पटम भी होता है नोक्चूरिया, जिसको कहते हैं कि रात में बार-बार उठना। इसके अलावा वॉइडिंग सिम्पटम्स जो होते हैं कि धार का कमज़ोर हो जाना, यानी कि धार जो पहले काफ़ी दूर गिरती थी, जो कि अब पैरों के नज़दीक ही गिरनी शुरू हो जाती है। पेशाब की धार कई बार कट-कट के आती है कि एक बार में पेशाब स्टार्ट करते हैं जो कि पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते मरीज। और उनको जोर लगा के अपना पेशाब पूरा खाली करना पड़ता है, ब्लैडर को खाली करना पड़ता है, जिसको कि हम इंटरमिटेंसी और स्ट्रेनिंग कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेशाब करने के बाद ऐसे लगता है कि पूरा वो खत्म नहीं कर पाए। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं जो कि बीपीएच में पाए जाते हैं। इसके अलावा पेशाब की धार के एंड में पेशाब की बूंदें गिरती रहती है, जिसको पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग कहते हैं कि काफ़ी समय तक पेशाब खत्म करने के बाद भी कुछ एक बूंदें गिरती रहती हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब में जलन वगैरह भी हो सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है। ये सारे सिम्पटम्स के साथ मरीज डॉक्टर के साथ प्रेज़ेंट कर सकता है। तो जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो ये सारी हिस्ट्री एक यूरोलॉजिस्ट लेता है कि उस पेशेंट को वो कितना बॉदर कर रहा है, ये सिम्पटम्स कितने बॉदर कर रहे हैं। उसके साथ-साथ उसकी सेक्सुअल हेल्थ में भी कितना प्रभाव डाल रहे हैं। क्योंकि बीपीएच जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी एक मेजर कारण है। डेफ़िनेटली जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करती हैं। बट बीपीएच है जो कि अनदर कारण है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करता है। तो ये सारी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है उस पेशेंट में कि उसकी सेक्सुअल हेल्थ लाइफ भी मेंटेन्ड है या नहीं। तो इस सारे सिम्पटम्स जानने के बाद डॉक्टर कुछ एक जाँच करता है जिसको कि डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। वो देखता है कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना है, उसका टेक्सचर कैसा है कि वो हार्ड तो नहीं हो गया है। क्योंकि नॉर्मल प्रोस्टेट एक फर्म फ़ील में आता है। अगर हार्ड हो जाता है तो इसके डॉक्टर के दिमाग में प्रोस्टेट कैंसर का
शक पैदा होता है कि उसमें कोई गांठ तो नहीं बनी हुई जो कि प्रोस्टेट कैंसर में पाई जाती है। इसके अलावा डॉक्टर एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करता है जिसमें कि पेशेंट की धार को चेक किया जाता है कि उसकी धार कैसी है। यूरिन रूटीन टेस्ट किए जाते हैं कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिससे कि हम देखते हैं कि किडनीज को कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, या पेशाब करने के बाद ब्लैडर के अंदर कितना बच रहा है जिसको कि पोस्ट वार्ड रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, और प्रोस्टेट का साइज कितना है जो कि फर्दर मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा मैं एक टेस्ट और मेंशन करना चाहूँगा जिसको सीरम पीएसए कहा जाता है। सीरम पीएसए प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी में, मेल के बॉडी में सिर्फ प्रोस्टेट के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। प्रोस्टेट की किसी भी बीमारी में पीएसए बढ़ सकता है, बट जो डॉक्टर के द्वारा पीएसए टेस्ट ऑर्डर करने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि कहीं उस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि पीएसए और बीमारी में भी बढ़ सकता है प्रोस्टेट के लिए, तो डॉक्टर ये रूल आउट करता है पहले कि इस पेशेंट को पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दूध में इन्फेक्शन तो नहीं है जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है जो कि हमने डिस्कस किया, पेशेंट का पेशाब तो नहीं रुका हुआ, अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं हुआ, या पेशेंट को कोई रिसेंटली सर्जरी तो नहीं हुआ जिसकी वजह से ये पीएसए बढ़ा हुआ है। जब ये सारे फैक्टर रूल आउट किए जाते हैं उसके बाद पीएसए का बढ़ना प्रोस्टेट कैंसर को दर्शाता है। तो पीएसए टेस्ट हर एक मर्द में 50 साल की एज के बाद करना बहुत जरूरी है, जो कि रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस उम्र के हिसाब से बढ़ता है, और इसका जितना जल्दी पता चले उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी संभव है, और अर्ली ट्रीटमेंट में पेशेंट की लाइफ स्पैन में कोई अंतर नहीं आता। तो ये टेस्ट यूजुअली एक डॉक्टर 50 ईयर्स के बाद हर एक पेशेंट को जो कि सिम्टम्स के साथ आ रहा है या बिना सिम्टम्स के भी है, तो ये टेस्ट ऑर्डर करता है। जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं तो तो डॉक्टर उस पेशेंट को कुछ एक सब डिवीजन में कैटेगराइज कर देता है कि किस पेशेंट में दूध की वजह से कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको कितना लाइफ में अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि पेशेंट की लाइफ में कितना बोदरसम सिम्टम्स है, उसकी लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि माइल्ड सिम्टम्स, कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिसमें भी एक दो सिम्टम ही होता है, जैसे कि पेशेंट को रात में बार बार उठना होता है, तो ऐसे पेशेंट में डॉक्टर सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही एडवाइस करता है कि उस पेशेंट में हम बताते हैं कि वो रात को सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पी के सोएं, और सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले बिल्कुल भी पानी का सेवन ना करें। कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनमें डायबिटीज होती है या हाइपरटेंशन होता है और वो दवाई ले रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स की हम दवाई का जो टाइमिंग है वो भी चेंज कर देते हैं, या एडवाइस करते हैं कि वो चेंज कर लें, ताकि वो रात के टाइम ऐसी कोई बीपी की मेडिकेशन ना ले रहे हों जिससे कि पेशाब ज़्यादा बन रहा हो। रात के टाइम हम चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों के सेवन का मना ही करते हैं, ताकि वो रात में पेशेंट को उठना ना पड़े। और इसके अलावा रात को सोने से पहले पेशेंट कुछ वॉकिंग और थोड़ा-सा प्यासा होके सोए, ताकि वो शरीर में शरीर में पानी कंज़र्व रहे और ज़्यादा पेशाब ना बने रात में। तो ये सारे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस होते हैं जिससे कि पेशेंट माइल्ड सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकता है और मेडिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है। अगर हम मॉडरेट और सीवियर सिम्पटम्स की बात करें कि पेशेंट को सिम्पटम्स है जो कि उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, और पेशेंट उसकी वजह से काफ़ी चिंतित है, तो हमें ऑप्शंस होते हैं कि हम मेडिकल थेरेपी या सर्जिकल थेरेपी उसको ऑफर करते हैं एज पर दी पेशेंट्स के बाकी पैरामीटर को देखते हुए। मेडिकल थेरेपी आजकल बहुत इफ़ेक्टिव है प्रोस्टेट के सिम्पटम्स के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिम्प्टोमेटिक हैं वो मेडिकेशन से ही काफ़ी रिलीफ पा लेते हैं।
और nearly 80 to 85% of the patients who are having symptoms of prostate, they get benefited with the medical therapy only. जो दवाई की मेडिकल थेरेपी की बात करें तो दूध को सिम्टम के लिए दो तरह की दवाई आती है। एक अल्फा ब्लॉकर जो मोस्ट कॉमनली डॉक्टर यूज करता है, जो कि ब्लैडर के मुंह को उसका रास्ता खोलती है और पेशाब का पासे बहुत अच्छे से होता है। और जिनकी धार कमजोर होती है, जहाँ जिनकी धार कट कट के आती है और जिसको जोर लगाना पड़ता है, उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है और पेशेंट अपने सिम्पटम से निजात पा लेते हैं। दूसरी दवाई होती है जिसको हम ड्यूटास्ट्राइड कहते हैं और फिनास्ट्राइड भी होती है, जो कि दूध के साइज़ को कम करती है। तो एक बार जब हम पीएसए टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसी पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर का शक नहीं है, तो हम अगर 30-35 ग्राम से दूध का साइज़ ज़्यादा होता है, तो हम उस पेशेंट में अल्फा ब्लॉकर के साथ एक दूसरा दवाई भी ऐड कर देते हैं कि उसका दूध का साइज़ भी कम हो जाए। तो ये पेशेंट को हम फिर सिम्पटम्स के साथ फ़ॉलो करते रहते हैं। 3-3 महीने के बाद जब सब्सिक्वेंटली 6 महीने भी हम फ़ॉलो अप करते हैं और देखते रहते हैं कि पेशेंट के सिम्पटम्स कैसे हैं, और अगर वो दवाई से खुश है तो तो हम दवाई उस पेशेंट में कंटिन्यू करते हैं। किसी भी टाइम जब हमें लगता है कि किसी पेशेंट में दवाई से, मेडिकल थेरेपी से उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसकी धार भी अच्छी नहीं हो रही, जहाँ पेशेंट को रात में स्टिल बार-बार उठना पड़ रहा है और उसकी धार भी कमज़ोर है, ऐसे पेशेंट को हम फेल्ड मेडिकल थेरेपी कहते हैं और ऐसे पेशेंट को हम सब्सिक्वेंटली सर्जिकल थेरेपी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा सर्जरी हम ऐसे पेशेंट में एडवाइस करते हैं जो कि जिसका पेशाब रुका हो और उसको एक बार मेडिकल थेरेपी का ट्रायल भी फेल हो गया हो, या किसी पेशेंट में बार-बार पेशाब में खून आ रहा हो दूध के बढ़ने की वजह से, जहाँ उस पेशेंट में पेशाब की इन्फेक्शन दूध के बढ़ने से बार-बार हो रही है, जहाँ उसको किडनी डैमेज का खतरा है कि वो दूध की वजह से किडनी खराब होने का आसार है, जहाँ मसाने में पथरी बन रही है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसमें कि हम सर्जिकल थेरेपी एडवाइस करते हैं, ऐसे पेशेंट को हम मेडिकल थेरेपी नहीं देते। तो सर्जिकल थेरेपी की बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी तरह की है, और आज से 10-20 साल पहले बात करें तो बड़े प्रोस्टेट के लिए ओपन सर्जरी होती थी, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलती है और जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। आजकल सारी सर्जरी दूरबीन के द्वारा की जाती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो टीयूआरपी, ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जो कि इलेक्ट्रोकॉटरी के द्वारा किया जाता है, जो कि सबसे अच्छा और आज तक स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाता है, जो कि बड़े हुए दूध के लिए। तो टीआरपी के द्वारा हम उस पेशेंट का पेशाब के रास्ते में जो भी दूध बड़ा होता है उसको हम काट देते हैं और सब्सिक्वेंटली वो पेशेंट अच्छे से पेशाब पास करना शुरू कर देता है। इसके अलावा बहुत रिसेंट आजकल लेज़र ट्रीटमेंट भी आ चुकी हैं, जिसको कि होल्मियम लेज़र है, थुलियम लेज़र है, और भी काफ़ी फोटो वेपोराइजेशन, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये सारे सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सिमिलरली हम सर्जरी के बाद पेशेंट को 3-6 महीने में फ़ॉलो करके देखते हैं कि पेशेंट का धार कैसे रह रही है और उसके सिम्पटम्स कैसे रह रहे हैं। तो ये बात हो गई हम हमारे दूध के बढ़ने की, उसके सिम्पटम की, उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। अगर हम थर्ड बात करें प्रोस्टेट कैंसर, जो कि 60 इयर्स के बाद, स्किन के बाद अगर बात करें, सबसे कॉमन मैन में पाया जाने वाला कैंसर। अगर हम स्किन कैंसर को हटा दें तो 60 साल के बाद मर्दों में सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर प्रोस्टेट कैंसर ही है। तो प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है? ये उम्र का बढ़ना सबसे बड़ा कारण प्रोस्टेट कैंसर का है कि बढ़ती उम्र ही इसका एकमात्र मेजर कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है कि जिसके फादर को या जिसके ब्रदर को
प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत है उसमें 8 से 10 टाइम प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। या जिसकी फैमिली में उसकी मदर या उसकी सिस्टर को ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनमें भी ये कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ एक म्यूटेशंस भी होते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर को कारण बनती हैं, और कुछ एक जो रेशियल फैक्टर्स है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, उनमें भी प्रोस्टेट कैंसर बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में पर ईयर नियरली 50-60,000 केसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर मिलते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि जो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन, सिंस कि हमारे यहाँ इतना अभी प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस नहीं है। और जो आज का एम भी इसीलिए यही है कि सितंबर मंथ हम प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस को करते हैं, डेडिकेट करते हैं, ताकि प्रोस्टेट हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर कर पाएँ इंडियन मैन को। तो ये, और अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स क्या है, तो ये काफ़ी हद तक जो बीपीएच है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, उससे मिलते-जुलते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। पेशेंट को पेशाब का बार-बार आना, पेशाब में खून आना, पेशाब की धार कमज़ोर होना, रात को बार-बार उठना, ये सारे सिम्पटम्स बीपीएच के साथ मिलते-जुलते ही होते हैं। अगर हम कुछ सिम्पटम से डिफरेंशिएट करना चाहें कि कुछ सिम्पटम्स अलग हैं, जिससे हम पता कर सकें कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या बीपीएच है, तो ये सिर्फ़ हम एडवांस केसेज़ में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जब वो प्रोस्टेट से बाहर निकल जाता है। जैसे कि वो प्रोस्टेट से बाहर निकल के हड्डियों में चला जाता है, रीढ़ की हड्डी में जा सकता है, छाती में जा सकता है, तो ऐसे पेशेंट को भूख-प्यास की कमी होना, या पीठ पीठ में दर्द होना, या स्पुटम, खांसी के साथ स्पुटम आना, ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में एडवांस स्टेज में आ सकती हैं। तो डायग्नोसिस की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर को कैसे डायग्नोस करना है, तो सिमिलरली जो टेस्ट मैंने बताया है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि डॉक्टर रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू प्रोस्टेट को चेक करता है, उसमें प्रोस्टेट की टेक्सचर को फील करते हैं कि वो हार्ड तो नहीं हो रहा। प्रोस्टेट कैंसर में दूध यूजुअली हार्ड हो जाता है, जहाँ उसमें गांठ वगैरह पाई जाती है, जिससे कि डॉक्टर को शक होता है कि इस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर पीएसए टेस्ट करता है, जो कि ऐसे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में इंक्रीज होता है। नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो ये 0 से 4 नैनोग्राम पर एमएल तक होती है। जैसे-जैसे पीएसए बढ़ता है, उस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर होने का शक भी उतना ही बढ़ता जाता है। इन 2 सिंपल टेस्ट से डॉक्टर काफ़ी हद तक अ, ये बना देता है अपना डायग्नोसिस कि इस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर होने का कितना प्रोबेबिलिटी है। जो फाइनल डायग्नोसिस होता है प्रोस्टेट कैंसर का, वो प्रोस्टेट बायोप्सी से किया जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से का अगर कैंसर है, तो वो डायग्नोसिस जो फाइनल उसकी हिस्टोपैथोलॉजी और उसकी टिश्यू की जांच से ही फाइनल किया जाता है। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में भी जो डायग्नोसिस है, वो फाइनल प्रोस्टेट बायोप्सी से ही किया जाता है। ये बायोप्सी हम काफ़ी डिफरेंट वे से कर सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली वे है, वो है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड सिस्टमैटिक बायोप्सी। मीनिंग कि लैट्रिन के रास्ते से हम एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है, वो उस प्रोब से हम नीडल से पूरे प्रोस्टेट की मैपिंग करके उसमें हर एक हिस्से का टिश्यू लेते हैं और देखते हैं कि प्रोस्टेट के कौन से रीजन में, कौन से वाले भाग में प्रोस्टेट कैंसर है। तो बायोप्सी में जब ये प्रोस्टेट कैंसर किसी में आ जाता है, तो हम उसका फर्दर देखते हैं कि इस पेशेंट में कितना ग्रेड है। ग्लीसन स्कोर एक होता है कि हम देखते हैं कि इसमें कितना गंभीर है, ये कैंसर के सेल कितने गंभीर हैं, कि वो सेल कितने भयानक हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वो प्रोस्टेट से बाहर तो नहीं गया, कहीं माइनर वेसिकल में तो नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोस्टेट बायोप्सी से पता चल जाती हैं। जब एक बार प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस बन जाता है,
तो हम उस पेशेंट में देखते हैं कि इस पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर क्या प्रोस्टेट के अंदर ही सीमित है या उसके आसपास तो नहीं फैला हुआ या बाकी बॉडी में तो नहीं गया हुआ, क्योंकि ये स्टेज जानना बहुत जरूरी होता है किसी भी पेशेंट में, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट होता है प्रोस्टेट कैंसर का वो स्टेज के अकॉर्डिंगली होता है। तो जब प्रोस्टेट कैंसर का हमने डायग्नोसिस बना दिया है तो उसके बाद हम एमआरआई से ये जान पाते हैं कि उसका लोकली एक्सटेंट कितना है। तो एमआरआई इस काम में काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये पेशेंट में कैंसर जो आसपास तक ही सीमित है या प्रोस्टेट के अंदर ही सीमित है। इसके अलावा एक टेस्ट मैं और मेंशन करना चाहूँगा जिसको मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई प्रोस्टेट कहते हैं, जो कि अ, ये टेस्ट हम तब करते हैं जबकि पेशेंट कोई सिम्टम के साथ नहीं आता है या सिर्फ उसका पीएसए बढ़ा होता है और हमारी डीआरई की जांच नॉर्मल होती है। तो मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई हम प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, इसको हम स्टेजिंग के लिए यूज नहीं करते। और सब्सिक्वेंटली मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई की रिपोर्ट के बाद हम उस पेशेंट में बायोप्सी करनी है या नहीं करनी डिसाइड करते हैं। पर जो स्टेजिंग के लिए होता है उसमें हम कंट्रास्ट एमआरआई भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें लोकल एक्सटेंट उसका बहुत अच्छे तरीके से बताता है। इसके अलावा अगर हम किसी पेशेंट में बॉडी में कैंसर स्प्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसके दूसरे टेस्ट करते हैं, हड्डियों की जांच के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये कैंसर हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में या पसलियों में जाता है या चूल्हे की हड्डी में जाता है, तो ये टेस्ट ये सारी जानकारी हम बोन स्कैन से प्राप्त कर सकते हैं कि किसी पेशेंट में कैंसर हड्डियों में गया है या नहीं है। इसके अलावा आजकल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट भी आ चुके हैं कि जो कम पीएसए पे भी काफ़ी कैंसर के स्प्रेड को पकड़ लेते हैं, जिसको पेट स्कैन कहते हैं, पीएसए में पेट स्कैन या कोलिन पेट स्कैन, जो काफ़ी तरीके के टेस्ट एडवांस टेस्ट भी हैं। जब एक बार हम किसी भी पेशेंट को ये जान लिया है कि उसमें कैंसर है, कहाँ तक स्प्रेड है, तो इसको हम 3 भाग में मोटे तौर पे बाँट सकते हैं कि किसी भी पेशेंट में ईदर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही सीमित है, जिसको कि हम लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट में लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर है कि जो कि प्रोस्टेट से बाहर निकल के आसपास वाले ऑर्गन्स जैसे कि ब्लैडर, रेक्टम या लिम्फ नोड्स तक पहुंचा हुआ है कि वो पेल्विस में गिल्टियां पैदा कर रहा है, तो जो कि जिसको कि हम लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और तीसरा हम कह सकते हैं कि जो मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर की वो शरीर के बाकी हिस्सों में भी, हड्डियों में या लिवर में, लंग में पहुंच चुका है। तो हमारा ट्रीटमेंट ये 3 ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट का बढ़ना या प्रोस्टेट कैंसर मेल हार्मोन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और उसी से ही ये बढ़ता है। तो हर एक केस में हमारा पर्पज़ होता है कि हम इस हार्मोन को कम करें। मेटास्टैटिक में मेनली और लोकली एडवांस में हमारा एम होता है कि मेल हार्मोन को कम किया जाए। लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर की हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ये कैंसर को क्यूरेबल के स्टेज में कहते हैं कि ये पेशेंट को हम कैंसर मुक्त कर सकते हैं। लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट आजकल रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के द्वारा किया जाता है कि जो रोबोट के द्वारा लेटेस्ट टेक्निक्स है उससे हम पूरा प्रोस्टेट को आसपास के ऑर्गन से छुड़ाकर निकाल देते हैं और पेशेंट कंप्लीटली कैंसर से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन थेरेपी और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं, जो कि मेल हार्मोन को कम करती है, और रेडिएशन थेरेपी जो कि इक्वली इफेक्टिव है। तो सर्जरी और रेडिएशन से हम लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को कैंसर से मुक्त कर सकते हैं उस मरीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर की, सिमिलरली ये स्टेज भी
क्यूरेबल होती है और more than 90% patients can achieve 10 year survival of more than 80%। तो यानी कि 80% से ज़्यादा पेशेंट 10 साल से ज़्यादा अपना सर्वाइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट भी आजकल काफ़ी लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से चेंज हो चुका है और सर्जरी भी लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में आजकल की जाती है विद एडिशन ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी। तो लोकली एडवांस में हम सर्जरी भी कर सकते हैं और उसके साथ हमें एडिशनली रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है और एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी यानी कि मेल हार्मोन को सप्रेस करने के लिए कुछ एक इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। इसके अलावा हम रेडिएशन थेरेपी भी ऐसे मरीजों को दे सकते हैं जो कि आसपास दूध के फैला हुआ है, प्लस हम एडीटी एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी दे सकते हैं। तो सर्जरी और रेडिएशन का इसमें भी अगर देखे जाए तो रिजल्ट्स सिमिलर ही होता है। अगर मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो इन मरीजों में हमें रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी से रिजल्ट उतना नहीं मिलता, तो इसलिए इन मरीजों में हम ये सर्जरी नहीं करते क्योंकि ये क्यूरेबल स्टेज नहीं होती। हम इसमें सिर्फ पेशेंट का सर्वाइवल इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, जैसे कि मैंने बताया कि मेल हार्मोन को कम करने के लिए इंजेक्शन आते हैं वो हम देते हैं, या हम उसका टेस्टिस को रिमूव करते हैं कि जहाँ से मेल हार्मोन पैदा होता है। इसके अलावा हमें कुछ एक कीमोथेरेपी डोसीटैक्सल आती है, जहाँ ओरल भी आजकल काफ़ी मेडिकेशंस आती हैं, जैसे कि अबीराट्रोन आती है, एंजालुटामाइड आती है। ये सारी थेरेपीज आजकल अवेलेबल हैं जिससे कि हम पेशेंट का कैंसर के जो बाकी बॉडी में स्प्रेड है उसको हम कम कर देते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल काफ़ी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सब ब्रॉडली हो गया इसका ट्रीटमेंट की बात। तो एक बार जब पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो उसका फॉलोअप डिफरेंट तरीके से किया जाता है। देखा जाए तो अगर मेटास्टेटिक पेशेंट को हम 3 मंथली बुलाते हैं, उसका पीएसए चेक करते रहते हैं कि उसका पीएसए कितना है। जब पीएसए विद इन कंट्रोल रहता है तो उस पेशेंट को फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन का जरूरत नहीं पड़ता और हम मानते हैं कि उसका पेशेंट का कैंसर कंट्रोल अच्छा है। सिमिलरली अगर हम किसी पेशेंट का लोकलाइज में या लोकली एडवांस में सर्जरी किया है तो हम 6 हफ्ते के बाद एक पीएसए करते हैं और देखते हैं कि उसका पीएसए कम हुआ है या नहीं। तो ये पीएसएस के बेसिस पे ही हम पेशेंट का फॉलोअप करते हैं कि उसमें कैंसर कंट्रोल कैसा है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो पेशेंट ऐसे पेशेंट में बोन लॉस का मतलब कि कह सकते हैं कि बोन में हड्डियों में जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है मेल हार्मोन की डेफिशिएंसी से, उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमें कैल्शियम विटामिन डी भी ऐड करना पड़ता है। जहाँ बिस्फोस्फोनेट दवाई आती है जो कि हमें उनको सप्लीमेंट करनी जाती है। आयरन सप्लीमेंटेशन, मल्टीविटामिन और पेन किलर्स जो कि बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर ना हो। तो कुछ एक चीज़ों में हमें कुछ एक पेशेंट में हमें मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में हमें पेशाब की दिक्कत के लिए पेशाब का रास्ता भी खोलना पड़ता है, जो कि टीआरपी से चैनल टीआरपी से करते हैं कि उसका दूध को काट के उसका जो सिम्टम्स है उसको भी रिलीव करते हैं। कई पेशेंट्स को पेन के लिए हड्डियों में पेन के लिए रेडिएशन थेरेपी भी देना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रॉडली हर पेशेंट के बेसिस टू बेसिस इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होता है कि इस पेशेंट में कैसी रिक्वायरमेंट है और कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। So I think these three diseases are the most common that happens in the prostate, and I think I have given the broad idea कि दूध में कौन कौन सी बीमारी होती हैं और कैसे उसका निजात पाया जा सकता है। तो कई भी ऐसी बीमारी हो में कि पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें पेशाब करने में धार कमजोर हो रही है, बार बार उठ रहा है, कोई रात में या पेशाब में जलन हो रही है, खून आ रहा है, तो अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट
कंसल्ट करिए, इसको इग्नोर मत करिए। एक पर्टिकुलर एज के बाद 50 ईयर्स के बाद प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है, तो इसका ईयरली आप PSA टेस्ट या अपने डॉक्टर को दिखा के एक बार अपना न्यूरोलॉजिकल हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. On behalf of Dr. Reddy's, we would really like to thank you for such an informative session. We are sure that it will help your patients a lot for their present problem. Thank you so much for giving your time, sir. Thank you very much. I thank you all the Reddy sporting for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you.